नमस्कार। इस वर्ष फिर से दिल्ली भारत का ही नहीं दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बन गया। कहानी सिर्फ इस वर्ष की नहीं है। हर वर्ष विंटर्स के आते ही कह दिया जाता है कि दिल्ली जो है वो दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है। इवन कथन तो यह भी दिया जाता है कि भाई अगर आपने दिल्ली में सांस ली है तो आप एक दिन में कई सिगरेट्स कंज्यूम कर रहे हैं। और इवन डेटा तो यह भी कहता है कि विश्व में कैंसर का और खासकर लंग्स के कैंसर का मुख्य कारण जो है वो धूम्रपान है। पर दिल्ली ऐसा शहर है जहां आप बिना धूम्रपान करे भी धूम्रपान से होने वाली बीमारी से ग्रसित हो सकते हैं। और शॉकिंग बात तो यह है कि दिल्ली ही नहीं, आपको भारत के कई और खासकर उत्तर भारत के कई शहर इस लिस्ट में आपको दिखाई देंगे जहां नोएडा, दिल्ली या फिर अलीगढ़ जैसे एरियाज आपको दिखाई दें। इवन विंटर्स के आते ही उत्तर भारत के मोर देन 20 ऐसे प्लेसेस हैं जो बेहद ही प्रदूषित शहरों की लिस्ट में आते हैं। पर यहां प्रश्न डियर ये है कि क्या दिल्ली या अलीगढ़ या फिर इसी प्रकार से नोएडा आदि क्षेत्र ये विश्व के सबसे ज्यादा इंडस्ट्रियलाइज्ड एरिया हैं? क्या ये सबसे ज्यादा औद्योगिकृत क्षेत्र हैं? अगर यहां औद्योगिक स्तर इतना ज्यादा है तो ये वर्ष भर इतने प्रदूषित क्यों नहीं होते? आई थिंक आपके दिमाग में प्रश्न जागना चाहिए। जबकि वो एरियाज जो वर्ल्ड में हाई इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए जाने जाते हैं, चाहे वो पश्चिमी यूरोप हो अर्थात वेस्टर्न यूरोप का एरिया हो या फिर अमेरिकन कॉन्टिनेंट आपको दिखाई देंगे, इन सारे क्षेत्रों में जो प्रदूषण का स्तर है ये काफी नियंत्रित होता है। बट कंट्री लाइक इंडिया और प्लेसेस लाइक दिल्ली, व्हाई दे आर फार अहेड फ्रॉम दीज एरियाज इन टर्म्स ऑफ पोल्यूशन, अर्थात प्रदूषण के इस स्तर पर ये क्षेत्र क्यों इतने आगे हो जाते हैं और खासकर विंटर्स आते ही? मुझे पता है आप सभी के दिमाग में ये प्रश्न जब ट्रिगर कर रहा है तो साथ में आप उत्तर भी दे रहे हैं। आई थिंक आप में से ज्यादातर लोग इसका उत्तर देने वाले हैं कि यहां अर्थात पंजाब हरियाणा के आसपास के जो किसान हैं ये वास्तविकता में जलाते हैं पलारी, अर्थात ये स्टबल बर्निंग करते हैं। और ये जो स्टबल बर्निंग है अर्थात जो रिमिनेंट्स होते हैं फसल के, ये जलाए जाते हैं पंजाब हरियाणा के एरिया में। और ये जो धुंध है, ये जो धुआं है, ये दिल्ली में प्रवेश कर जाता है। अगर आपने थोड़ी बहुत पढ़ाई की होगी तो जरूर आप यह कथन भी देंगे कि ये धुआं या मैं कहूं ये स्मोक भारत में कैसे और दिल्ली में कैसे प्रवेश कर जाता है। तो आपके पास इसका एक सहज उत्तर भी होगा, एक जनरलाइज्ड आंसर भी होगा कि एग्जैक्टली दिल्ली जो है वो इस कहीं लोकेशन पर आता है और यहां कहीं पर आपको पंजाब का एरिया दिखाई पड़ता है। और ये जो एरिया आपको दिखाई पड़ता है, आप उत्तर ये देने वाले हैं कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस अर्थात जो पश्चिमी विक्षोभ यूरोप से भारत की ओर आते हैं, कुल मिला के सहज शब्दों में अगर मैं कहूं तो हवाएं जो हैं वो उत्तर भारत में इस समय पश्चिम से पूर्व की ओर चल रही होती हैं। और ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस दिल्ली की ओर आते हैं, पर ये आते हैं पंजाब हरियाणा से होते हुए। अर्थात जो पंजाब हरियाणा की हवाएं हैं वो दिल्ली में प्रवेश कर रही होती हैं। और यही कारण है कि ये हवाएं दिल्ली में इस स्मोक को जो है वो लेकर आती हैं। ये पश्चिमी विक्षोभ कहलाता है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस कहलाते हैं। ये चलते हुए भारत की ओर पश्चिम की दिशा से आते हैं। कई जगह स्नोफॉल करते हैं, रेनफॉल करते हैं, इसलिए से डिस्टर्बेंस की संख्या दी जाती है। आई नो आपके दिमाग में यही कुछ उत्तर जो है ट्रिगर कर रहा है। कहानी आपके दिमाग में क्लियर है, बट इस कहानी में बहुत सारे ट्विस्ट और टर्न हैं। बिकॉज देयर इज अ बिग क्वेश्चन कि क्या फार्मर्स आज से स्टबल बर्निंग कर रहे हैं? क्या फार्मर्स आज से अपने फसल का बचा हुआ हिस्सा खेतों में जला रहे हैं? देन आंसर इज नो। अगर ऐसा होता तो लगभग ये जो फसल को जलाने की क्रिया है या जो अवशिष्ट है खेत के उन्हें जलाने की क्रिया है, यह क्रिया बीते 70 वर्षों में हमें देखने को मिली है। अर्थात ये आज घटित होने वाली घटना नहीं है। तो प्रश्न ये उठता है डियर कि एग्जैक्टली ये प्रदूषण इतना हाई हो कैसे जाता है? आप जानकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे। कट
आप जानकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे जब मैं आपसे कहूंगा कि स्कीम्स लाइक मनरेगा, हरित क्रांति और ऐसे बहुत सारे डायमेंशंस इस प्रदूषण के पीछे का कारण है। चर्चा करेंगे, बट बिफोर आई स्टार्ट मेक श्योर कि अगर आप मेरे साथ ज्योग्राफी एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं और जिस अप्रोच से अभी मैं आपसे इस विषय पर चर्चा कर रहा हूं, डिस्कशन कर रहा हूं, इस रोचक अप्रोच के साथ अगर आप पढ़ना चाहते हैं ज्योग्राफी एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट, तो आप मेरे साथ पढ़ सकते हैं। 5 दिसंबर की तारीख से जो बैचेस हैं, नवंबर माह के बैचेस हैं, इनमें एडमिशन क्लोज हो जाएगा। अगर आप जुड़ना चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं एक ऐसे ऑप्शनल की जो आपका ना केवल मेंस में असिस्टेंस दे, बल्कि इस ऑप्शनल के माध्यम से अगर आप तैयारी करते हैं तो आपका प्री क्वालिफाई होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं, बिकॉज ज्योग्राफी एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट इन्वायरमेंट और ज्योग्राफी दोनों कवर करता है, जिसके नंबर ऑफ क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो नियर अबाउट 30 क्वेश्चंस हर वर्ष यूपीएससी ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट से पूछा करता है। तो अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप बेशक तैयारी कर सकते हैं। नवंबर माह के बैचेस में अभी एडमिशन कंटिन्यू है, बट लास्ट डेट याद रखिएगा 5 दिसंबर से इनमें एडमिशन क्लोज हो जाएंगे। इसके बारे में आपको जानकारी दे दूं। साथ ही अगर आप यूपीएससी के प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन को क्रिस्टल क्लियर और रॉक सॉलिड करना चाहते हैं तो आपके पास यूपीएससी आईएएस का एसआईपी कोर्स अर्थात सक्सेस इन प्रीलिम्स का कोर्स भी उपलब्ध है। आप इस कोर्स का भी हिस्सा बन सकते हैं। ये प्री स्पेसिफिक कोर्स है और इस कोर्स की अंतिम तारीख जो है वो 30 नवंबर है। चलिए जरा हम अपने टॉपिक पर वापस आते हैं और चर्चा करते हैं कि कैसे दिल्ली दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बना। ये एक जर्नी है, एक यात्रा है, जरा ध्यान से समझिएगा। सबसे पहली चीज तो दिल्ली के प्रदूषण के पीछे का एक बड़ा कारण हरित क्रांति भी रहा है, ग्रीन रिवॉल्यूशन भी रहा है। आप जानकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे डियर कि वास्तविकता में जो कृषक हैं यानी कि किसान हैं पंजाब हरियाणा के, ये स्टार्टिंग से स्टबल बर्निंग नहीं करा करते थे। स्टबल बर्निंग एज अ ट्रेडिशन ये तब स्टार्ट हुआ जब हरित क्रांति आई। नो डाउट हरित क्रांति के पहले भी स्टबल बर्निंग देखी जाती थी, किसानों द्वारा जलाया जाता था खेत में बचे हुए फसल के अंशों को, पर हरित क्रांति ने इसमें बड़ा योगदान दिया। यह योगदान ना केवल इस स्तर पर था कि भाई उत्पादन बढ़ा, रियलिटी में हरित क्रांति में हुआ क्या था, तो ध्यान से समझिए। सबसे पहली चीज तो हरित क्रांति में लगातार जो है वो उत्पादन को बढ़ाया, यानी कि स्टबल बर्निंग हो रही थी, कुछ किसान उसे कर रहे थे, अब वही किसान उत्पादन ज्यादा कर रहे हैं अर्थात फसल ज्यादा है। पर यहां रिमार्केबल बात यह है कि हरित क्रांति में फोकस करा गया था डॉर्फ वैरायटी ऑफ सीड्स की, डॉर्फ वैरायटी ऑफ क्रॉप्स की, अर्थात बौने प्रकार की जो फसलें हैं उन्हें प्रेरित करा गया था। यहां रिमार्केबल यह बात है कि पहले सभी किसान स्टबल बर्निंग नहीं करते थे, पर जैसे ही डॉर्फ वैरायटी अर्थात बौने प्रकार की जो फसलें हैं उन्हें लगाया गया, जिसका उद्देश्य यह था कि जो हम फर्टिलाइजर, इंसेप्टिक पेस्टिसाइड्स डालते हैं, रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक डालते हैं, उसका मैक्सिमम पोर्शन पौधे के उस भाग को उगाने में यूज हो जो भाग सच में हमारे लिए फ्रूटफुल है, ना कि वो छोटा हिस्सा या वो हिस्सा जो केवल फॉडर के रूप में वेस्ट हो जाता है। अब भाई पौधे का आकार अगर बड़ा होगा तो आप समझ पाएंगे कि जो रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक डाले जाएंगे वो एक ऐसे पोर्शन को ग्रो करने में यूज होंगे जिसका उपयोग हमारे लिए नहीं है। अब यहां ध्यान से सुनिए, जब ये डॉर्फ वैरायटी ऑफ सीड्स आए और पौधे आए तो इनका जो तना था ये औसतन अधिक मोटा था। अर्थात पहली बात तो ये कि ये क्रॉप्स आकार में छोटी थी, तना थोड़ा सख्त था। इसके सख्त होने से हुआ ये कि जब इसकी स्टबल बर्निंग की जाती है, इसे जलाया जाता है, तो सामान्य जो पौधा है उससे लगभग 2 गुने तक स्मोक निकलता हुआ दिखाई देता है। यानी कि हरित क्रांति से पहले जो किसान स्टबल बर्निंग कर रहे थे उन किसानों के द्वारा अब जब स्टबल बर्निंग की जा रही है तब दुगना स्मोक यहां से निकल रहा है। और दूसरी बात यह भी है कि भाई जब आप इस क्रॉप को जो थोड़ी लंबी हुआ करती है उसे यूज करते हैं प्रोडक्शन में, तो आप इसके फ्रूट वाले हिस्से को जब काटेंगे तो जो हिस्सा शेष रह जाता है इसे हाथों से निकालना आसान होता है, पर
अब जब पौधे का आकार छोटा है हरित क्रांति के बाद, तब के केस में इसे हाथों से निकालना एक कठिन कार्य है, और अब के केस में और भी ज्यादा किसान प्रेरित होंगे कि बजाय उस रिमेनेंट को, उस बचे हुए भाग को हाथों से निकाला जाए, उसे जला ही दिया जाए। अर्थात हरित क्रांति ने जिस प्रकार के पौधों को इंट्रोड्यूस करा, जिस प्रकार के बीजों को इंट्रोड्यूस करा पंजाब हरियाणा के एरिया में, दे आर मोर लाइकली टू बी बर्न। ये ज्यादातर केसेस में जलाए जाने के लिए ही जो है वो ज्यादा उपयुक्त लगा करते थे। अब देखिए, स्मोक तो दुगना हुआ ही, साथ ही ज्यादा किसान प्रेरित हुए इसे जलाने के लिए। पर यहां बात ध्यान रखिए कि जो किसान स्टबल बर्निंग उस समय कर भी रहे थे, वो ये जानते थे कि इस क्रिया के कारण पूरा गांव जो है वो भर जाता है स्मोक से। अर्थात मैं फिर से रिपीट करूंगा, सभी किसान स्टबल बर्निंग नहीं कर रहे थे। फिर क्या हुआ कि दिल्ली में प्रदूषण इतना बढ़ा। क्या कुछ किसानों के द्वारा स्टबल बर्निंग करने से उस समय दिल्ली का प्रदूषण इतना बढ़ गया कि दिल्ली प्रदूषित हो? देन आंसर इज डियर नो। कहानी में अगला मोड़ आता है। द नेक्स्ट स्टेप इज भारत में इंट्रोड्यूस हुआ एलपीजी। एलपीजी का अर्थ आई थिंक आप सभी को पता है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। अब इस बात को समझिए कि जैसे जैसे इंडिया में एलपीजी बढ़ा, वैसे वैसे भारतों में जो है वो बड़ी कंपनीज का आगमन हुआ। कुल मिला के एलपीजी के आगमन के साथ भारत में बड़ी कंपनियां, खासकर विदेश की बड़ी कंपनियां एंट्री लेती हैं। अब यूएसएसआर के विघटन के पश्चात हम बहुत स्ट्रॉन्ग सोशलिस्ट नेशन नहीं रह गए थे। ऐसा नहीं था कि हम बहुत लंबे समय तक अपने बाजार को बंद रख सकते थे। रियलिटी तो यह है कि इंडिया उस समय पूरी तरह से तैयार भी नहीं था जिस समय हमें एलपीजी इंट्रोड्यूस करना पड़ा। हमारी इंडस्ट्रीज उस स्तर पर अभी रेडी नहीं थी, बट कोई रास्ता भी नहीं था। इंडिया ने एलपीजी इंट्रोड्यूस करा, भारत में बड़ी कंपनियों का आगमन हुआ और मेक श्योर कि सबसे बड़ा सेक्टर के रूप में निकल कर आया ऑटोमोबाइल सेक्टर। और यहां मैं आपका ध्यान एक बात पर केंद्रित करना चाहूंगा। आप इमेजिन करिए, साइंटिफिकली सोचिए कि जो भारी उद्योग होते हैं, बड़े उद्योग होते हैं, ये शहरों से दूर लगाए जाते हैं। इन्हें भारी उद्योग कहा ही इसलिए जाता है क्योंकि ये अपने कच्चे माल अर्थात रॉ मटेरियल के पास एस्टेब्लिश होते हैं। पर सेक्टर्स लाइक, उद्योग लाइक, इंडस्ट्रीज लाइक ऑटोमोबाइल जो वाहनों का निर्माण करती है, ये बाजार पर आधारित उद्योग थे। और जैसे ही भारत में एलपीजी इंट्रोड्यूस हुआ, लगातार ऑटोमोबाइल सेक्टर ग्रो होना स्टार्ट हुआ। और ये सेक्टर जब ग्रो होता है तो अपनी इंडस्ट्रीज शहरों के जस्ट बाहर लगाता है, जिसका एक सामान्य सा कारण है कि ये सेक्टर जो उत्पाद बनाता है, उस उत्पाद को बनने के पश्चात एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना एक कॉस्टली प्रोसेस है। अर्थात आप किसी भी गाड़ी को बहुत दूर असेंबल कर शहर तक अगर लाते हैं तो उसे लाने का खर्चा बढ़ जाता है। इसीलिए ऑटोमोबाइल सेक्टर हमेशा ही शहरों के एग्जैक्टली पास लगाए गए और बड़े शहरों के एग्जैक्टली पास लगाए गए। और इस कारण आप पाएंगे कि दिल्ली में रजिस्टर्ड व्हीकल की संख्या 1991 के बाद रैपिडली ग्रो हुई। और आज के समय रजिस्टर्ड व्हीकल की अगर मैं बात करूं तो दिल्ली दुनिया के सबसे अग्रणी स्टेट्स में से एक है, सबसे आगे आने वाले राज्यों में से एक है, एरियाज में से एक है हमारा दिल्ली। अब जैसे ही एलपीजी आया 1991 के बाद, इंडिया में खासकर दिल्ली में आप पाएंगे रैपिडली वेहिकुलर पोल्यूशन बढ़ा, वाहनों के द्वारा होने वाला प्रदूषण बढ़ा। और अब यह प्रदूषण रिमार्केबल था। अर्थात अब पलारी का या मैं कहूं स्टबल बर्निंग का जो धुआं है यह भी दुगना हो रहा है और साथ ही वाहनों से निकलने वाला प्रदूषण भी तेजी से बढ़ रहा है। दिल्ली सन 2000 के आसपास प्रदूषित शहरों की ओर बढ़ रही थी। बट कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च करती है एक स्कीम। शुरुआत में नारेगा, बाद में मनरेगा स्कीम। अब आपके दिमाग में प्रश्न जागेगा कि कैसे मनरेगा स्कीम इतने बड़े स्तर पर जो है वो प्रदूषण के लिए जिम्मेदार हो सकती है। तो यहां ध्यान से सुनिए, सोसाइटी एक बड़ा अंश होती है डेवलपमेंट में। यहां आप पाएंगे कि स्टबल बर्निंग
सभी किसान, मैंने रिपीट करा था बार बार कि सभी किसानों के द्वारा स्टबल बर्निंग नहीं की जा रही थी। कुछ किसान आज भी ऐसे थे जो अपने खेत में बचे हुए हिस्से को हाथों से निकाला करते थे और इसके लिए वो श्रमिक पर निर्भर थे। और ये जो श्रम था, ये जो लेबर था, ये आया करता था यूपी एंड बिहार से। बट अब जरा फोकस करिए। स्कीम लाइक मनरेगा जो वेलफेयर डूइंग स्टेट की एक अच्छा एग्जाम्पल प्रस्तुत करती है, इस स्कीम ने जो लेबर्स थे यूपी एंड बिहार के, इन्हें अपने ही एरिया में रोजगार उपलब्ध कराया, जो अच्छी बात है। लेकिन इससे हुआ ये कि हरित क्रांति के बाद से, ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद से डियर, जो लेबर्स की अवेलेबिलिटी होती थी, जो श्रमिक की उपलब्धता होती थी पंजाब हरियाणा के क्षेत्र में, ये बढ़ी थी, क्योंकि हर जगह हरित क्रांति सक्सेसफुल थी नहीं। यूपी का पूर्वी भाग और बिहार के हिस्से में हरित क्रांति वॉज नॉट दैट मच सक्सेसफुल। वो इतने बड़े स्तर पर सक्सेसफुल नहीं हुई थी जितने बड़े स्तर पर हरित क्रांति पंजाब हरियाणा में सक्सेसफुल हुई थी। इस कारण से बहुत सारे लेबर जो है वो यूपी एंड बिहार से पंजाब आया करते थे। और जब ये पंजाब आते थे, इस कारण से पंजाब में जो लेबर था उसकी अवेलेबिलिटी अच्छी थी। किसान लेबर को चार्जेस देकर अपने खेत से ये जो रिमेनेंट्स हैं, ये जो बचे हिस्से हैं, इन्हें निकलवाया करते थे। पर अब जब स्कीम आई मनरेगा, जो लेबर्स थे उन्हें रोजगार मिला अपने ही एरिया में, और जैसे ही उन्हें ये रोजगार मिलता है, याद रखिए लेबर की अवेलेबिलिटी पंजाब के एरिया में जो है वो कम होने लगती है। नाउ टेबल यूज टू टर्न, अब जो है वो टेबल टर्न लेती है। इस स्कीम के आने के बाद से रोजगार तो हमारे श्रमिकों को मिला, पर बड़ी घटना यह हुई कि पंजाब हरियाणा के किसानों को लेबर के चार्जेस ज़्यादा देने लगे, और ये जो ज़्यादा चार्जेस देना पड़ा, इस कारण से पंजाब हरियाणा के जो किसान थे, दे आर फोर्स्ड कि अब वो जो स्टबल बर्निंग है उसे करें, क्योंकि लेबर्स की अवेलेबिलिटी है नहीं। अब जो फसल का बचा हुआ भाग खेत में लगा है, उसे जलाने के बजाय कोई रास्ता शेष नहीं रह जाता। और इस स्कीम के बाद से आप नोटिस करिए, 2005 के बाद से दिल्ली टॉप मोस्ट सिटीज के आसपास आना शुरू हो चुकी है। 2005 से दिल्ली में प्रदूषण का स्तर और भी तेजी से बढ़ा। कहानी यहां तक आई कि भाई एशिया के सबसे प्रदूषित शहरों में से एक दिल्ली दिखाई दिया। पर डियर, क्या 2005, 8, 10 इनके आसपास दिल्ली विश्व का सबसे प्रदूषित शहर था? आंसर फिर से नो है। यानी कि ये एक और चरण की ओर इशारा करता है। अब इस बात को समझें कि जैसे ही दिल्ली में प्रदूषण बढ़ रहा था, स्टबल बर्निंग एक तो हरित क्रांति के बाद बढ़ी, दूसरे स्टेज में व्हीकुलर पॉल्यूशन बढ़ा, तीसरे स्टेज में किसान अब ज़्यादा से ज़्यादा जो स्टबल बर्निंग है उसे कर रहे हैं। अब लास्ट स्टेज आती है जब दिल्ली का रक्षक समाप्त होने लगता है। कौन से रक्षक की मैं बात कर रहा हूं? ध्यान से सुनिए, ये माउंटेन है अरावली। रिसेंटली से मेरा आशय 2018 के आसपास सुप्रीम कोर्ट का इवन डिसीजन है कि अरावली में इलीगल माइनिंग हो रही है। नियर अबाउट 91 पीक्स, चोटियां अरावली की गायब हो चुकी हैं। और इनके गायब होने का मेन कारण क्या है, मेन रीजन क्या है? वो है इलीगल माइनिंग ऑफ सैंडस्टोन, यानी कि जो बलुआ पत्थर है, इसकी इलीगल माइनिंग की जाती है और अरावली से उन्हें निकाला जाता है। जब इसे निकाला जाता है तो समय के साथ आप सोचिए कि कितने बड़े स्तर पर यह इलीगल माइनिंग थी कि पूरे के पूरे पहाड़ उस क्षेत्र से गायब हो गए। अब हो सकता है आपके दिमाग में प्रश्न आए कि पहाड़ के गायब होने से दिल्ली का प्रदूषण ये कैसे कनेक्टेड है? ध्यान से समझिएगा। बेसिकली हो सकता है आप ये सोच रहे हो कि दिल्ली में जो इलीगल माइनिंग हो रही थी अरावली की, उसका स्मोक आ रहा होगा। तो आंसर बिल्कुल गलत है। ध्यान दीजिए, ये हमारा हिमालय वाला पोर्शन है और यहां आपको दिखाई देता है, जैसा मैंने अभी से कुछ समय पहले आपको बताया, ये पोर्शन हमें दिखाई देता है दिल्ली का। कुछ ऊपर होता है
इस स्थान पर हमें मेनली दिल्ली जो है वो दिखाई देता है। ये एरिया है जहां हमें पंजाब का पोर्शन मेनली दिखाई देता है। अब जरा सोचिए, ये जो एरियाज हैं, ये जो प्लेसेस हैं, आप यहां पाएंगे कि इन दोनों एरियाज के बीच में एक टोपोग्राफी थी, और ये टोपोग्राफी है, या मैं कहूं ये क्षेत्र है हमारा अरावली। ये था अरावली पर्वत। रियलिटी में अरावली पर्वत जो है एक ब्रैकेट की तरह कार्य करता था, एक कवच की तरह कार्य करता था, जो कि दिल्ली को, जो पंजाब हरियाणा से आने वाला स्मोक है, इससे प्राकृतिक रूप से बचाता था। अर्थात पंजाब हरियाणा का सारा स्मोक दिल्ली में प्रवेश नहीं कर पाता था, क्योंकि बीच में था अरावली का ब्रैकेट। बट जैसा मैंने बताया, सुप्रीम कोर्ट ने तक कहा कि अरावली की इलीगल माइनिंग रोकी जानी चाहिए। अरावली की कई चोटियां इस क्षेत्र से गायब हो रही हैं। समय के साथ इवन जहां पहाड़ की चोटियां हुआ करती थी, वहां पर डिप्रेशन बनकर लेक का निर्माण हो गया। अब सोचिए, अरावली की इलीगल माइनिंग ने यहां से आने वाले स्मोक को एक सीधा रास्ता दिया कि वो दिल्ली में प्रवेश कर सके। और ये एक बड़ा रीजन बना फाइनली, जिसके बाद से लगातार दिल्ली जो है वो विंटर्स के आने पर वर्ल्ड के सबसे पोल्यूटेड एरियाज में से एक होने लगती है। सो मेक श्योर कि हरित क्रांति, एलपीजी, कुछ स्कीम्स, या मैं कहूं अरावली की माइनिंग, एक सक्सेशन है दिल्ली का प्रदूषण के पीछे। ये एक बहुत साइंटिफिक प्रोसेस है, एक बहुत लंबे समय से होने वाली क्रमिक गलतियों का अंतिम परिणाम है। आई थिंक आपको जो मैं समझाना चाह रहा था वो आप समझ पाए होंगे। ऐसा नहीं है कि कोई स्कीम या हरित क्रांति दिल्ली के प्रदूषण का एक विलन है। हर एक क्रिया की बाद कोई ना कोई एक्शन हमें दिखता है। एक एक्शन ये भी है। अब इसका सल्यूशन अगर आप चाहें तो आप कमेंट सेक्शन पे से मेंशन करें, मैं आपको डेफिनेटली इसके बहुत सारे साइंटिफिक सॉल्यूशंस बताऊं। जैसे फिलीपींस का मॉडल है, आपको इसी प्रकार से शिकागो का मॉडल दिखाई देगा, और बिल्कुल इसी तरीके से आपको जो है शंघाई मॉडल दिखाई देगा, जहां शंघाई में केवल कृत्रिम वर्षा से नहीं, इवन विंड टार्स का यूज करके, इवन आर्द्रता का उपयोग करके इस जो स्मोक की प्रॉब्लम है इसे सॉल्व करा जाता है। अगर आप इंटरेस्टेड होंगे, जस्ट मेंशन योर कमेंट्स, मैं डेफिनेटली इस पर वीडियो बनाऊं और आपको ये बताने का प्रयास करूंगा कि और क्या क्या अप्रोच हो सकती है। आई नो आपके दिमाग में आ रहा होगा क्लाउड सीडिंग के माध्यम से वर्षा कराकर जो है वो धुंध को या धुएं को साइड करा जा सकता है, हटाया जा सकता है, पर याद रखिए ये बहुत लंबे समय तक किया जाना शायद संभव नहीं है। पर इसके अलावा कई ऑप्शंस हैं, चाहे वो विंड टार्स का होना हो, एस्टैब्लिश होना हो जैसे मैंने बताया, या फिर जो एयर ब्लोइंग सिस्टम्स हैं, ये ऐसी कई अप्रोचेस हैं जिसके माध्यम से विश्व ने इन समस्याओं से अपने आप को बाहर लाया है। तो हम क्यों नहीं? डू लीव योर कमेंट्स एंड मेक श्योर कि अगर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट बेसिकली ज्योग्राफी है और जो कि होना भी चाहिए, तो जैसा मैंने बताया बैचेस जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं, एडमिशन क्लोज होने वाला है। तो देर ना करें, अगर आप मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं, इसमें टेस्ट सीरीज भी इंक्लूडेड होगी और आपको पूरी जर्नी में मैं असिस्टेंस देता हुआ दिखाई दूंगा। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि अगर आप इस कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं, स्टडी IQ के किसी भी कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आपको यूज करना है फैकल्टी कोड का, विच इज AK लाइव कोड। ये कोर्स हो या फिर SIP का कोर्स हो, दोनों ही कोर्सेज को अगर आप एनरोल करना चाहते हैं, डू मेक श्योर दैट यू हैव टू यूज AK लाइव कोड। इस कोड के माध्यम से ही आप जब कोर्सेज का पार्ट बनते हैं तो जो मेंशन्ड प्राइस है ये आपको देखने को मिलेगा, जो कि मिनिमम प्राइस है। इससे कम प्राइस आपको कभी भी देखने को नहीं मिलेगा। तो चलिए इस उम्मीद के साथ कि आने वाले समय में मैं डियर आप सभी सीरियस IAS एस्पिरेंट्स को इन बैचेस में देखने वाला हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ वेरी नाइस डे। थैंक यू।